हेलो बच्चों, मैं दीपिका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान विषय का अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो इस पाठ में हम समझेंगे कि तत्वों को किस तरह से वर्गीकृत किया गया है, किस तरह से इन्हें आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया गया है। तो जब तत्वों का वर्गीकरण किया जा रहा था तो अनेक वैज्ञानिकों ने इस दिशा में प्रयास किए। बहुत सारे वैज्ञानिक जो थे उन्हें इस कार्य में सफलता भी हासिल हुई, जबकि कुछ वैज्ञानिकों को इसमें असफलता भी मिली। तो किस तरह से वैज्ञानिकों ने इन्हें शुरुआत में जमाना प्रारंभ किया उसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जब हमें किसी वस्तु के बारे में या किसी प्राणी के बारे में कोई भी जानकारी देनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उनके गुण धर्मों को समझते हैं। उसी के आधार पर हम उन्हें वर्गीकृत कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि दुकान के अंदर जो दुकानदार होता है वो भी क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए हम साबुन की बात करें तो साबुनों को जो है वो व्यवस्थित करके रखता है। एक तरफ कपड़े धोने के साबुन एक तरफ रखेगा, इसी तरह जो नहाने का साबुन है उसे दूसरी साइड में रखेगा, और यदि बिस्किट या नमकीन खाने पीने की वस्तुएं हैं उन्हें वो दूसरी तरफ रखता है। तो जब भी कोई भी ग्राहक आता है और उसे जिस चीज़ की जरूरत है तो क्या करता है, दुकानदार जो है उसे ढूंढने में समय नहीं लगाता है। उसे मालूम होता है कि उसने वस्तुओं को किस तरह से व्यवस्थित किया है। तो इसी तरह से तत्वों को भी यदि जब व्यवस्थित कर दिया जाए तो क्या होगा, हमें उनके गुण धर्मों के बारे में या उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझने में आसानी होती है। तो जैसे जैसे तत्वों की खोज हो रही थी तो वैज्ञानिक भी क्या कर रहे थे, इन तत्वों को इनके गुण धर्मों के आधार पर वर्गीकृत करने का प्रयास कर रहे थे, ताकि ये जो अव्यवस्थित रूप है इसे क्या किया जा सके, व्यवस्थित किया जा सके, और एक बार में ही तत्व के बारे में हमें सटीक जानकारी हासिल हो सके। तो वैज्ञानिक क्या कर रहे थे, इन्हें जमाने का प्रयास कर रहे थे। तो सबसे पहले इन्हें धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया, और जैसे जैसे तत्वों के बारे में और अधिक जानकारी होने लगी, उनके गुण धर्मों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता गया, तो वैज्ञानिक जो है वो क्या करने लगे, इन्हें वर्गीकृत करने का प्रयास करने लगे। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने इस दिशा में प्रयास किए। तो हम जानते हैं कि जो हमारे आसपास के तत्व होते हैं ये तत्व मिश्रण या यौगिक के रूप में उपस्थित रह सकते हैं, और तत्व क्या होते हैं, ये एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो अभी तक जो है 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है, और ये जो तत्व होते हैं इनके सभी के गुण कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। इनमें से जो 94 तत्व हैं ये क्या है, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या किया गया, इन तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास किया गया। तो जैसे जैसे तत्वों की खोज होती जा रही थी तो वैज्ञानिक इन तत्वों के गुण धर्मों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने लगे। उन्हें और अधिक जो है जिज्ञासा इनके बारे में उत्पन्न होने लगी। तो जब इन तत्वों की जानकारी को वो व्यवस्थित कर रहे थे तो यह कार्य उन्हें बहुत ही कठिन लगा, क्योंकि जब भी वो इन्हें जमाते थे तो क्या हो रहा था, वो आसानी से नहीं जम पा रहे थे। सभी तत्वों के गुण धर्म जो थे वो अलग अलग थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऐसा प्रतिरूप ढूंढना आरंभ किया जिसके आधार पर क्या किया जा सके, सभी तत्वों को जो है वो उनके गुण धर्मों के आधार पर व्यवस्थित किया जा सके। तो इस दिशा में अलग अलग वैज्ञानिक कार्य कर रहे थे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, J.W. डबे राइनर की। ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे और इन्होंने जर्मनी के मुंशबर्ग में क्या किया था, औषधि विज्ञान की पढ़ाई की थी, और उसके बाद में इन्होंने स्ट्रासबर्ग में रसायन शास्त्र का भी अध्ययन किया, क्योंकि रसायन विज्ञान में भी इनकी बहुत अधिक रुचि थी। उसके बाद में क्या करने लगे, ये जैना विश्वविद्यालय में रसायन और औषधि विज्ञान के प्रोफेसर बन गए, और इन्होंने ही सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में खोजा था। इन्होंने ही पता लगाया था कि जो प्लेटिनम है वो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे तत्वों को जमाने का प्रयास करने लगे। तो इन्होंने तीन तत्वों का एक समूह बनाया जिसे क्या कहते हैं, हम त्रिक कहते हैं। तो इस तरह से जो तत्वों की आवर्त सारणी थी उसका विकास होने लगा। धीरे धीरे तत्वों को जमाने का प्रयास किया जाने लगा। किस तरह से जमाया इन्होंने उसके बारे में बात करेंगे। तो जो 3 तत्व इन्होंने सारणी में व्यवस्थित किए उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं डॉबे राइनर के त्रिक। क्या किया इन्होंने, समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। इन्होंने 3 तत्वों के समूह बनाए और क्या किया, उन समूह को ही त्रिक कहा। तो डॉबे राइनर ने ये बताया कि त्रिक के अंदर जो भी तत्व उपस्थित होते हैं उन्हें क्या करें, हम जब परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में जमाएंगे तो क्या होगा, जो बीच वाला तत्व है उसका परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। किस तरह से जमाया इन्होंने, कौन कौन से तत्व लिए, तो देखिए यहाँ पर जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनके जो परमाणु द्रव्यमान है कितने कितने होते हैं, 6.9, 23 और 39 होते हैं। तो इन्होंने जो है इसे एक समूह के अंदर व्यवस्थित कर दिया। सबसे पहले कौन आ गया, लिथियम, फिर सोडियम, फिर
पोटेशियम। तो इन्होंने कहा कि जब हम क्या करें, इनको परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर, तो जो बीच वाला तत्व है इसका जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो इन दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होता है। इसी तरह से देखिए कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो इन्हें क्या कहते हैं हम, डॉबे-राइनर के त्रिक कहते हैं। किस तरह से व्यवस्थित किया इन्होंने, देखिए यहाँ पर जो है समूह ए दिया है, समूह बी दिया है और समूह सी दिया है। तो जो समूह बी और सी है वो क्या है, डॉबे-राइनर का त्रिक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि समूह बी और सी के अंदर ही क्या होगा, जो बीच वाला तत्व है उसका जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो ऊपर नीचे वाले दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है, जबकि ये जो समूह ए है ये डॉबे-राइनर का त्रिक नहीं है। अब डॉबे-राइनर ने इन तत्वों को जमाने में कुछ हद तक तो सफलता हासिल की, लेकिन इनकी जो है कुछ कमी भी यहाँ पर रह गई थी। जैसे कि डॉबे-राइनर जो थे, इन्होंने जो ज्ञात तत्व थे उस समय तक उसमें केवल ये 3 ही त्रिक ज्ञात कर सके थे, सभी तत्वों को ये त्रिक के रूप में नहीं जमा पाए थे। तो इसलिए त्रिक के अंदर वर्गीकृत करने की ये जो पद्धति थी ये बहुत अधिक सफल नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ पर सभी तत्वों का वर्गीकरण नहीं हो पाया था, केवल 3 समूह ही वो ज्ञात कर पाए थे। तो उसके बाद में अगले वैज्ञानिक आए, कौन थे वो, न्यूलैंड्स। तो न्यूलैंड्स ने क्या किया था, जो जॉन न्यूलैंड्स थे इन्होंने भी तत्वों को जो है वो जमाने का यानी कि वर्गीकृत करने का प्रयास किया था। तो इन्होंने भी क्या किया, परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में भी इन्हें व्यवस्थित किया। तो इन्होंने क्या किया, जो सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व था जैसे कि हाइड्रोजन, उससे जमाना आरंभ किया और 56वें तत्व थोरियम तक जो है वो इन तत्वों को जो है वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इन्होंने जमा दिया। तो इन्होंने पाया कि जो प्रत्येक 8वां तत्व आता है इसका गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से मेल खाता है, यानी कि उसके समान होता है। तो इसे इन्होंने क्या कहा, अष्टक का सिद्धांत कहा। उसकी तुलना जो है इन्होंने संगीत के अष्टक से की और इसीलिए क्या कहा, इसे अष्टक का सिद्धांत कहा। और इसे हम किस नाम से जानते हैं सिद्धांत को, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, क्योंकि जॉन न्यूलैंड्स ने ही इस अष्टक सिद्धांत की खोज की थी। तो ये जो अष्टक था इसके अंदर देखिए लिथियम और सोडियम के गुणधर्म जो थे वो समान थे, और जो सोडियम है ये क्या है, लिथियम के बाद में 8वां तत्व आता है। तो इन्होंने क्या कहा था, जब भी हम इनको परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में जमा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि प्रत्येक जो 8वां तत्व है उसके जो गुणधर्म है वो पहले तत्व से मेल खाते हैं, उसके समान होते हैं। तो इसी तरह से जो बेरिलियम है और मैग्नीशियम है इन तत्वों के अंदर भी अधिक समानता होती है। तो कुछ इस तरह से इन्होंने सारणी में जो है इन तत्वों को व्यवस्थित किया। आप देखिए यहाँ पर कुछ आपको ऐसा दिख रहा है कॉलम जिसके अंदर क्या है, 2 तत्व एक साथ आ गए हैं, जैसे कि कोबाल्ट और निकिल जो है वो एक साथ आ गए हैं, और यहाँ पर भी देखिए 2 तत्व जो है वो एक साथ आ गए हैं। तो ये जो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत था इसकी भी कुछ सीमाएं थी, कुछ हद तक इसमें भी कमी रह गई थी। कौन कौन सी कमियां थी, जैसे कि ये जो अष्टक का सिद्धांत था ये केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था। क्यों होता था, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से मेल नहीं खाता था, उसके समान नहीं था। तो ये न्यूलैंड्स ने ये भी कल्पना की थी कि प्रकृति के अंदर केवल जो 56 तत्व हैं जो उस समय तक ज्ञात थे केवल यही तत्व विद्यमान है, जबकि उसके बाद में भी क्या हुआ, बहुत सारे तत्वों की खोज हुई। तो ये मान रहे थे कि भविष्य में कोई भी तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में जब नए नए तत्वों की खोज हुई तो उन्हें इस अष्टक सिद्धांत में जमाना बहुत ही मुश्किल हो गया। उसके बाद में जो है गुणधर्म वो अष्टक के सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे, तो इसलिए यहाँ पर भी ये जो न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत था ये फेल हो गया। इसके अलावा न्यूलैंड जब इन तत्वों को सारणी में संबंधित कर रहे थे तो इन्होंने क्या किया, 2 तत्वों को एक साथ रख दिया, जैसे कि कोबाल्ट और निकिल को, जबकि जो असमान तत्व थे वो भी क्या हो गए थे, एक साथ आ गए थे। तो यहाँ पर हम देखें कि कोबाल्ट और निकिल है, इन्हें उसी स्तंभ में रख दिया गया है जिसके अंदर क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन है, जबकि इनके जो गुणधर्म होते हैं इनके अंदर बहुत अधिक भिन्नता होती है। इसी तरह से हम देखें कि जो आयरन है उसके गुणधर्म जो होते हैं वो कोबाल्ट और निकिल से समानता प्रदर्शित करते हैं, जबकि इन्हें क्या कर दिया गया, अलग अलग स्तंभ में रख दिया गया। तो इस तरह से ये जो अष्टक का सिद्धांत था ये सभी तत्वों पर लागू नहीं हो पा रहा था। और क्या क्या कमियां थी इसमें कि न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत था ये केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया, कैल्शियम के बाद वाले जो तत्व थे उनके ऊपर ये ठीक से लागू नहीं हो पा रहा था। इसके अलावा जब नोबेल गैसों की खोज हुई तो ये जो अष्टक का सिद्धांत था ये भी अप्रासंगिक हो गया, क्योंकि जो न्यूलैंड से उन्होंने तो क्या समझा था कि अब भविष्य में और किसी भी तत्व की खोज नहीं होगी, केवल 56 तत्व ही क्या है, प्रकृति में विद्यमान है। तो जब नोबेल गैसों की खोज हुई तो ये जो अष्टक का सिद्धांत था ये यहाँ पर
फेल हो गया। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट हो गया है। अब कर लेते हैं हम इस भाग से संबंधित कुछ प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न हमें दिया गया है कि क्या डॉबेराइनर के त्रिक न्यूलैंड्स के अष्टक के स्तंभ में भी पाए जाते हैं, तुलना करके पता कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमने अभी डॉबेराइनर के त्रिक भी देखे और न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत भी देखा। तो हमने देखा था कि जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है ये न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में भी आ रहे हैं। ये तीनों क्या है, एक साथ ही एक स्तंभ में व्यवस्थित है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, डॉबेराइनर के जो त्रिक हैं ये न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में भी पाए जाते हैं। न्यूलैंड ने जो सारणी बनाई थी उसके अंदर भी क्या है, डॉबेराइनर के त्रिक मौजूद होते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आगे है डॉबेराइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं। तो हमने समझा था कि डॉबेराइनर केवल क्या कर पाए थे, ज्ञात तत्वों में से केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर पाए थे। सभी तत्वों का वर्गीकरण वो त्रिक के रूप में नहीं कर पाए थे। तो ये क्या थी, डॉबेराइनर के सिद्धांत की सीमा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं। तो न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत था ये भी जो है वो सभी तत्वों पर लागू नहीं हो पाया था, केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था। न्यूलैंड ने क्या किया था, 2 तत्वों को एक साथ रख दिया था और कुछ जो असमान तत्व थे वो भी एक स्थान में आ गए थे, जबकि कुछ ऐसे तत्व भी थे जो समान गुणधर्म प्रदर्शित करते थे लेकिन वो अलग अलग स्तंभ में रख दिए गए थे। तो न्यूलैंड का ये जो अष्टक सिद्धांत था केवल हल्के तत्वों के लिए ही लागू हो पाया था और जब नोबल गैसों की खोज हो गई थी तो उसके पश्चात ये जो अष्टक का सिद्धांत था ये अप्रासंगिक हो गया था। तो ये है न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की सीमाएं। तो इसी के साथ में बच्चों ये भाग हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में इस पाठ के अगले भाग के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।